आज देखते हैं भारतीय संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में ब्रिटेन की संवैधानिक योजना यानी ब्रिटेन का संविधान देखते हैं। भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली का है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि लंबे समय तक ब्रिटेन के अधीन रहने के कारण हमारा स्वाधीनता संघर्ष के नेताओं को ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के लक्षणों से परिचित होने का पर्याप्त अवसर मिला था। संक्षिप्त में ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ब्रिटिश शासन प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित है। 1688 ईस्वी से पहले ब्रिटिश में राजतंत्र चल रहा था, किंतु 1688 ईस्वी में हुई गौरवमयी क्रांति ने राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। इसका अर्थ ये है कि आजकल ब्रिटेन में राजा के पास नाम मात्र की शक्ति है, जबकि वास्तविक शक्तियां संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्था जैसे संसद के पास आ गई है। यह जरूर है कि ब्रिटिश व्यवस्था में अभी भी राजतंत्र और कुलीन तंत्र के कुछ लक्षण बचे हुए हैं, जैसे राजमुकुट की संस्था तथा लॉर्ड सभा की निरंतरता। ब्रिटेन का लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि कार्यपालिका का गठन विधायिका अर्थात ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता है। चूंकि संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश संसद से ही हुआ था, इसलिए संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। धातव्य है कि वेस्टमिंस्टर लंदन का वो स्थान है जहां ब्रिटिश संसद भवन स्थित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ औपचारिक रूप से गठित किसी संविधान सभा ने कोई ऐसा अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया है जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके। ब्रिटेन में संविधान धीरे धीरे विकसित हुआ है, जिसका कुछ हिस्सा लोक विधियों, कुछ संवैधानिक परंपराओं, कुछ न्यायालयीय निर्णयों तथा कुछ संसद के अधिनियमों पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद अत्यधिक शक्तिशाली है, जिसका मूल कारण संविधान का अलिखित होना। चूंकि संविधान संसद की शक्तियों पर कोई नियंत्रण लागू नहीं करता, इसलिए ब्रिटेन की संसद विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया से ही संविधान को बदल सकती है। यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को सुन्नय या लचीला संविधान भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद की शक्ति पर टिप्पणी करते हुए एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता एडवर्ड कार्क ने कहा है कि ब्रिटिश संसद ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है जो प्राकृतिक दृष्टि से असंभव ना हो।
ब्रिटेन की शासन प्रणाली एक आत्मक है, संघ आत्मक नहीं। क्योंकि ब्रिटेन एक छोटा सा देश है और यहाँ की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वैविध्य नहीं है, इसलिए वहाँ एक आत्मक प्रणाली सफल रूप से कार्य कर रही है। एकात्मक शासन का अर्थ है कि स्थानीय शासन की इकाइयों को कानून बनाने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। उन्हें वहाँ ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित कानून के अनुसार ही कार्य करना होता है। ब्रिटिश राज का राजाध्यक्ष राजमुकुट को माना जाता है। दातव्य है कि महारानी की सरकार वस्तुतः राजमुकुट की सरकार होती है। राजमुकुट एक संस्था है, जबकि सम्राट एक व्यक्ति विशेष है। राजमुकुट स्थायी है, जबकि सम्राट बदलते रहते हैं। रोचक तथ्य है कि लोकतंत्र का जनक देश होने के बावजूद इंग्लैंड अभी तक राजमुकुट के आधार पर राजतंत्र को बनाए हुए है, जिस पर कोई लोकतांत्रिक देश व्यंग भी करते हैं। कई लोकतांत्रिक देश व्यंग भी करते हैं। ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं, कॉमन सभा तथा लॉर्ड्स सभा। कॉमन सभा को निचला सदन भी कहा जाता है और लॉर्ड्स सभा को उच्च सदन भी कहते हैं। कॉमन सभा कहने को भले ही निचला सदन हो, शक्तियों की दृष्टि से ये लॉर्ड्स सभा से बहुत आगे है। ये सदन इंग्लैंड के संबंध में सिद्धांततः ऐसा सब कुछ कर सकता है जो प्राकृतिक दृष्टि से असंभव न हो। कॉमन सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 650 है। ये सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इस सदन में आते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधेयकों को पारित करने की दृष्टि से कॉमन सभा लॉर्ड्स सभा से बहुत अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि धन विधेयक तो सिर्फ इसी में शुरू हो सकते हैं। शेष विधेयकों में से भी महत्वपूर्ण विधेयक इसी रूप में होते हैं। लॉर्ड्स सभा की शक्ति सिर्फ औपचारिक किस्म की है, क्योंकि कॉमन सभा किसी विधेयक को 1 वर्ष में 2 बार पारित कर देती है तो वो कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड्स सभा उसके पक्ष में ना हो। ब्रिटिश कार्यपालिका एक मंत्री परिषद के अधीन काम करती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद के सदस्य आमतौर पर कॉमन सभा के लिए निर्वाचित सांसद ही होते हैं। मंत्री परिषद का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक उसे कॉमन सभा में बहुमत हासिल हो। संसद का दूसरा सदन लॉर्ड्स सभा है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। धातव्य है कि एकात्मक शासन प्रणाली में वस्तुतः दूसरे सदन की जरूरत नहीं होती, किंतु इंग्लैंड में कुछ और कारणों से ये सदन चला आ रहा है। इसके सदस्य जनसाधारण द्वारा निर्वाचित नहीं होते। इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें या तो वंशानुगत रूप से लॉर्ड की पदवी मिली हुई है, या वे पुरोहित वर्ग के
प्रतिष्ठित सदस्य होने के कारण इसमें शामिल किए गए हैं, या फिर अपनी विशेष योग्यताओं आदि के कारण उन्हें लॉर्ड्स नियुक्ति आयोग ने जीवन भर के लिए लॉर्ड्स सभा में मनोनीत कर दिया है। 1999 ईस्वी के बाद से लेबर पार्टी के प्रयासों के कारण वंशानुगत रूप से लॉर्ड्स सभा की पदवी दिए जाने की परंपरा बंद कर दी गई है और अब 100 से भी कम ऐसे सदस्य रह गए हैं जो वंशानुगत रूप से इस सभा में हैं। लॉर्ड्स सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। आजकल इनकी संख्या 800 के आसपास है, हालांकि कभी कभी ये 1200 तक भी गई है। इसके पुरुष और महिला सदस्यों को सम्मान देने के लिए उनके नाम से पूर्व क्रमशः लॉर्ड तथा लेडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लॉर्ड सभा के प्रमुख को लॉर्ड चांसलर कहा जाता है। लॉर्ड चांसलर कहा जाता है। पुरोहित वर्ग से जुड़े लॉर्ड्स को लॉर्ड स्पिरिचुअल कहा जाता है, जबकि शेष को लॉर्ड टेम्पोरल। लॉर्ड सभा की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें 12 विधि लॉर्ड्स शामिल होते हैं जो कानून क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इन्हें आजीवन नियुक्ति प्रदान की जाती है और इनकी भूमिका तब अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है जो लॉर्ड्स सभा इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायाधिकरण तथा अंतिम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती है। जब लॉर्ड्स सभा उच्चतम न्यायालय के तौर पर काम करती है तब उसमें लॉर्ड चांसलर के अलावा सिर्फ विधि लॉर्ड्स ही उपस्थित होते हैं। विधि लॉर्ड्स 75 वर्ष की उम्र तक विधि लॉर्ड्स रहते हैं, फिर वे विधि लॉर्ड्स नहीं रहते, किंतु अन्य लॉर्ड्स की तरह आजीवन लॉर्ड्स सभा में बने रहते हैं। दायित्व है कि सामान्यतः लॉर्ड्स सभा के सदस्यों के राजनीतिक में भाग नहीं ले सकते। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जहां लॉर्ड्स सभा के सदस्यों ने राजनीतिक पद संभाले हों। लॉर्ड्स सभा पर यह संक्षिप्त किया जाता है कि यह गैर लोकतांत्रिक सदन है और अमीर वर्ग तथा रूढ़िवादियों का गढ़ है। इंग्लैंड की न्यायपालिका सामान्यतः कार्यपालिका की और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है। हालांकि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत वहाँ शक्तियों की पृथक्करण की वैसी गुंजाइश नहीं है जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यायालय के आमतौर पर स्वतंत्र होकर काम करते हैं, किंतु वे सांसद द्वारा पारित विधेयक को पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं रखते। वैसे ही न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर लॉर्ड्स सभा के विधि लॉर्ड्स सभा में ही है। इस दृष्टि से यह भी
ब्रिटिश संसद कार्यपालिका से बहुत अधिक शक्तिशाली है। 2010 में इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। वस्तुतः ये 12 न्यायाधीश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की विधि लॉर्ड्स ही है। इसलिए इस परिवर्तन से कोई संरचनागत परिवर्तन नहीं हुआ है। अंतर सिर्फ इतना आया है कि अब इंग्लैंड के पास औपचारिक रूप से एक सर्वोच्च न्यायालय हो गया है। इंग्लैंड की न्यायपालिका के संबंध में ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, न कि यथोचित विधि प्रक्रिया के अनुसार। इसका व्यावहारिक अर्थ ये है कि ब्रिटिश न्यायपालिका संसद द्वारा पारित विधियों के पुनरावलोकन सिर्फ इस आधार पर कर सकती है कि विधि पारित करने के लिए वैध प्रक्रिया का पालन किया गया हो या नहीं। वो इस आधार पर विधियों का पुनरावलोकन नहीं कर सकती कि विधि के विशेष वस्तु अपने आप में उचित है या नहीं। ब्रिटिश नगर न्यायपालिका सकारात्मक विधि के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। उसे ये शक्ति हासिल नहीं है कि वो प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि के सिद्धांत के अनुसार संसद की शक्तियों को नियंत्रित कर सके। गौरतलब है कि सकारात्मक विधि के अंतर्गत मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि को सर्वोच्च माना जाता है। इसकी बराबरी न प्राकृतिक विधि कर सकती, न लोक विधि और न ही ईश्वरीय विधि। सकारात्मक विधि की सर्वोच्चता का अर्थ है कि यदि संसद ने उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई विधि पारित की है तो न्यायपालिका उसे इस आधार पर खारिज नहीं कर सकती कि वह प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिए गए अधिकार या प्रकृति के आधार पर नियमों के खिलाफ है। यही सिद्धांत ब्रिटिश न्यायपालिका को संसद के समक्ष कमजोर साबित करता है।